देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर क्या होता है सबसे पहले थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, फिर आप लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें दो प्रकार के इंडिकेटर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या समझना पड़ेगा? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। देखिए क्या आपने क्लास 12 में ये होता है एसिड बेस टाइट्रेशन का, लैब में अगर आप लोग गए होंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लैब में जाना है तो आपको एक फ्लास्क मिलेगा, समझ पा रहे हैं ना। और इसमें एक कांच की ट्यूब मिलेगी, ये कांच की ट्यूब है भाई, जिसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ में ये क्या होगा, ये यहाँ से हम लोग इसमें क्या है, इसके अंदर में मान लो एसिड है, क्या है, एसिड। देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, अब अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक हमारे पास में क्या है, फ्लास्क है, और इस फ्लास्क के अंदर में एसिड भर दिया गया है, ठीक है। और एक स्टैंड होगा भाई, और उस स्टैंड पे एक ब्यूरेट होगा। ब्यूरेट क्या है, एक कांच की ट्यूब है, समझ पा रहे हैं ना। और इसके अंदर में क्या भरा गया है, देखिए इसके अंदर में क्या भरा गया है, बेस, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस बेस को इस एसिड में ड्रॉप वाइज ड्रॉप मिलाते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। लेकिन अगर आप लोग किए होंगे तो आज आपको और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इस कंटेनर में आपको क्या लेना है, एसिड लेना है। अगर आप इसको बेस लेंगे तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड, समझ पा रहे हैं ना। और ये यहाँ में क्या होता है, आप ड्रॉप यहाँ से क्या करेंगे, बेस को एसिड में मिलाएंगे। अगर आप यहाँ में एसिड लिए हैं, यहाँ में बेस लिए हैं, तो बेस को एसिड में मिलाओ या एसिड को बेस में मिलाओ, तो इसमें आपस में क्या होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन होता है तो ये एसिड कैसा होना चाहिए, अरे भाई वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। और यहाँ में जो बेस है वो कैसा भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4। तो आप जो एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं वो क्या करते हैं, या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाते हैं, या आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस में टाइट्रेशन करते हैं, या थर्ड राइट क्या होता है बताइए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या हमारा जो नेक्स्ट टाइट्रेशन क्या होता है, दोनों ही वीक हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं भाई, देखो आपके पास जो होगा, आपके हाथ में क्या होगा, ये फ्लास्क होगा, और स्टैंड पे ये फिक्स होता है। तो आपके क्या ये फिक्स है, ये जो हमारा ब्यूरेट होता है ना वो फिक्स होता है, और उसके अंदर में मान लीजिए बेस भरा हुआ है, तो ये स्टैंड पे खड़ा रहेगा। तो कौन मूवेबल है भाई, कौन मूव कर सकता है, ये फ्लास्क। और ये फ्लास्क कहाँ में रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम लोगों को टोटल 4 पॉइंट समझना है। इंडिकेटर तभी समझ में आएगा जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप मान लो एसिड के, मान लो भाई शुरुआत में 10 मोल है, कितने मोल है, 10। कितने मोल है, 10। और मान लीजिए बेस, मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारे पास में एसिड कैसा, एसिड कितना है, 10 मोल। टाइम t इक्वल टू 0 में ये जो बीकर है भाई, ये फ्लास्क है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हुई, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने क्या करा, इसको आपने ओपन करा और यहाँ से एक ड्रॉप बेस नीचे गिरा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। तो मान लो बेस के शुरुआत में मोल कितने हैं, 1 मोल। कितने मोल है, 1 मोल। तो अगर मान लो यहाँ से बेस एक ड्रॉप गिरेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। और भाई बताओ सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक रहेगा। अरे भाई एसिड ज्यादा है ना, आप एक ही ड्रॉप तो बेस को गिराए हैं, एक ही ड्रॉप बेस को गिराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो बताओ यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोल्यूशन का नेचर कैसा ही होगा, एसिडिक। सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अरे भाई देखो एसिड है ज्यादा, अब बेस है एक ड्रॉप, एसिड है 10 मोल, एसिड है 10 मोल, बेस है 1 मोल। तो बताइए 1 मोल बेस का आएगा और 1 मोल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या वो सॉल्ट बना लेगा। मतलब बताओ इस सोल्यूशन में क्या क्या रहने वाला है, एसिड, और क्या ही रहेगा, सॉल्ट। बताओ इसमें क्या बनेगा, एसिड रहेगा और एसिड के साथ में क्या बन जाएगा भाई, सॉल्ट। क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अब देखो आप क्या कर रहे हैं भाई, बेस मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, बेस को मिलाते रहो, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो बेस का भी अमाउंट हो गया 10, एसिड भी कितना था, 10। तो बताओ क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं,
इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच अमाउंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बेस। जिस समय में एसिड और बेस का अमाउंट सेम हो जाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मान लो एसिड के 10 मोल है और बेस का भी 10 मोल हो जाए तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो बताओ ये सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होने वाला है? सॉल्ट। केवल क्या रहेगा? सॉल्ट। अगर मान लो 2 ड्रॉप भी डालेंगे तो एसिड बचा रहेगा, एसिड प्लस सॉल्ट बचेगा। 3 ड्रॉप डालेंगे तो एसिड प्लस सॉल्ट बचेगा। 4 ड्रॉप डालेंगे तो एसिड प्लस सॉल्ट बनेगा। लेकिन आपने एसिड जितना था उतना ही अमाउंट बेस का भी मिला दिया है तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ क्या बचा रहेगा? सॉल्ट। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है तो क्या बोलेंगे? द पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बेस। जिस समय में एसिड और बेस का अमाउंट बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो उस केस में क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या है? द पॉइंट एट विच अमाउंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बेस। जिस समय एसिड और बेस का अमाउंट बराबर हो जाए, मैं बोल सकता हूं क्या? N1V1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? N2V2 के। समझ पा रहे हैं ना? तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो भाई ये इक्विवेलेंस पॉइंट है तो बताओ इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहने वाला है? सॉल्ट। क्या समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी मत करो, पहले समझेंगे। अब मान लो भाई अब आपने बेस का 11 मोल डाल दिया। कितना मोल डाल दिया? 11। अरे भाई यहाँ में 10 मोल डाला था तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया था। लेकिन अब आपने कितना मोल डाल दिया? 11 मोल। मतलब इससे 1 मोल एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। अरे भाई सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? और इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? बेस प्लस सॉल्ट। क्या प्रेजेंट रहेगा? बेस प्लस सॉल्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले बताइए। अरे भाई एसिड जितना था उतना ही बेस मिला दिया तो एसिड तो खत्म हो गया, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, केवल सॉल्ट बचा रहेगा। फिर उसमें क्योंकि हमारा मान लो अब उसमें आप एक्स्ट्रा बेस मिला रहे हैं, एसिड तो खत्म हो चुका है तो इसमें क्या बचा रहेगा? सॉल्ट प्लस क्या बचा रहेगा? बेस। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आपको इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या आपको ये पता चल गया है कि इधर भी सॉल्ट था, इधर भी सॉल्ट है, इधर भी सॉल्ट है? सॉल्ट तो हमेशा है। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या सॉल्ट रहेगा? नहीं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो सॉल्ट हर केस में क्या ही रहेगा? भाई देखो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी है, यहाँ में एसिडिक है, यहाँ में बेसिक है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन क्या सॉल्ट तीनों में है कि नहीं है? है। कब? जब रिएक्शन का, जब इसका बेस का एक भी ड्रॉप इस एसिड में मिलेगा, समझ पा रहे हैं ना? तो सॉल्ट तो बना ही रहेगा तीनों केस में। तो क्या आपको सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ में आया है क्या? इक्विवेलेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। जहां में एसिड का अमाउंट और बेस का अमाउंट बराबर हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो थोड़ी ना ये सॉल्यूशन चिला के बोलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, ऐसा तो नहीं पता चलेगा ना भाई। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं? इंडिकेटर। क्या डालते हैं? इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर बताता है कि हाँ अभी इक्विवेलेंस पॉइंट आया है कि नहीं आया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर में हमको क्या डालना पड़ेगा? इंडिकेटर। अरे भाई इंडिकेटर क्या काम करेगा? अब बताएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आया है कि नहीं आया है। समझ पा रहे हैं ना? इंडिकेटर क्या काम करता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आया है कि नहीं आया है उसके बारे में बताएगा। और देखिए इंडिकेटर कैसे बताएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आया है कि नहीं आया है? ये खुद का कलर को चेंज करके बताएगा। कैसे बताएगा भाई? खुद का कलर को चेंज करके बताएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होता है। अरे भाई इंडिकेटर का कलर कब चेंज होगा? जब मीडियम चेंज होगा। बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट से इधर में कौन सा है सॉल्यूशन? एसिडिक। इक्विवेलेंस पॉइंट का इधर में कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेसिक। इक्विवेलेंट पॉइंट पे दोनों का अमाउंट क्या हो चुका है? बराबर। अगर मान लो भाई कोई इंडिकेटर का कलर येलो है, कैसा है? येलो, तो ये येलो यहां तक जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट तक उसका कलर येलो ही रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और जैसे ही वो इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसका कलर अब चेंज होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब है कि जब भी टाइट्रेशन होता है, ध्यान से सुनिए, जब भी टाइट्रेशन होता है तो हमको पता करना पड़ता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आया है कि नहीं आया है। और उसी इक्विवेलेंस पॉइंट को पता करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इंडिकेटर। और इंडिकेटर क्या करता है? अपना कलर को चेंज करता है और अपना कलर को चेंज करके क्या बता देता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। और भाई देखो एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो बताया ही नहीं जा सकता।
एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो बताया ही नहीं जा सकता। आप थोड़ा सा सोचिए, मान लो ये इंडिकेटर है भाई, अरे भाई क्या है इंडिकेटर, और इसका कलर कैसा है, येलो कलर, कैसा है, येलो कलर, और आप क्या कर रहे हैं भाई, इसमें आप बेस मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, आपने 10 ड्रॉप मिलाया था तभी भी इसका कलर, इस इंडिकेटर का कलर कैसा ही रहा, येलो। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जैसे आपने एक 11 ड्रॉप डाला तो भाई इसका कलर चेंज हो गया, और मान लो ये ऑरेंज रेड हो गया, क्या हो गया, ऑरेंज रेड। तो हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो भाई एंड पॉइंट का मतलब अब आपको रोक देना है, क्योंकि अब वो मीडियम चेंज हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया, मतलब जब भी एंड पॉइंट आता है इसका मतलब एंड पॉइंट क्या होता है कि वो इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, जस्ट क्रॉस किया है। अरे भाई तभी ना मीडियम चेंज हो गया है, तो चेंज होगा तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब आपको ये जो एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, जो टाइट्रेशन करा रहे थे, उसको रोक देना है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं होता है, और जैसे ही आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो मीडियम ही चेंज हो जाएगा, और उसका इस इंडिकेटर का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, और चेंज जब हो जाएगा तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पे इस प्रोसेस को रोक देना होता है। नहीं समझ में आया? क्या आप लोग समझ में आया, नहीं आया? क्या सच में समझे ना आप लोग? चलिए ठीक है, ध्यान देना है। अभी हम लोग समझेंगे इंडिकेटर क्या होता है, अभी बाद में आपको इंडिकेटर का डिफिनेशन लिखाया जाएगा। लेकिन इंडिकेटर क्या करता है भाई, हम लोग को दो ही इंडिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, उस पर भी 3-4 क्लासेस लग सकती हैं हमारे सिलेबस में। 2 इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, फिनोफ्थलीन के बारे में और मिथाइल ऑरेंज के बारे में, ठीक है? तो 2 इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताओ इंडिकेटर क्या काम करता है कि जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन होता है ना, जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन होता है तो उसमें इंडिकेटर डाल दिया जाता है, ताकि पता चले कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा। समझ पा रहे हैं ना? उस इक्विवेलेंस पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर मिलाते हैं, और इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, अपना कलर चेंज करके इक्विवेलेंस पॉइंट को बताता है। लेकिन क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये रिएक्शन रुक सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मान लो इसका जो भी कलर है, आप यहाँ से जा रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट में कोई मीडियम नहीं है भाई, तो इसका जो कलर होगा इक्विवेलेंस पॉइंट में सेम ही कलर होगा। लेकिन उससे आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो उसका कलर अगर सडनली चेंज हो जा रहा है तो समझ लेना कि आपने जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस किया है, मतलब वो हमारा एंड पॉइंट है, मतलब रिएक्शन को वहीं पे रोक देना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप एंड पॉइंट समझ में आया है? क्या आपको इक्विवेलेंस पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। अरे भाई समझ में आ गया ना? क्या कॉपी करना चाहते हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एंड पॉइंट, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो यही है, इसी को बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो ये जो सॉल्ट बना है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कराया गया, मतलब यहाँ में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में आप इसी को मिला सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं और आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। क्या आ गया? इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। मतलब क्या हो गया है भाई, एसिड और बेस का अमाउंट क्या हो चुका है, सेम सेम हो चुका है, तो उस सोल्यूशन का पीएच कितना ही होता है? अरे भाई पीएच कितना होता है? 7। क्या हो जाता है? 7। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में SaWB है, कौन सा टाइप का है? SaWB का हम लोग टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बताओ? लेस देन। अरे भाई कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड, और एसिड का पीएच 7 से कम होता है। फॉर्मूला क्या था? 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, तो उसका पीएच कैसा होता है? लेस देन 7। माइनस आता है तो 7 से कम होगा। और बताओ इसमें कौन स्ट्रॉन्ग हो चुका है? बेस। अरे भाई पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। और जब दोनों ही कमजोर होता है तो हम लोग बोलते हैं इसका पीएच ऑलमोस्ट 7 होगा। क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी पीएच की रेंज कहां से कहां तक होती है? 6 से लेके 8 के बीच तक होती है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो जब ये, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या कहीं कहीं आप लोग का डिफिनेशन ऐसा मिलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच हमेशा 7 होता है। क्या ये सही बात है क्या? क्या इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच हमेशा 7 होता है क्या? भाई इतना ना पढ़े आगे, क्या 7 होता है? अरे भाई इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 7 होता है क्या हमेशा? नहीं। अरे भाई 7 कब होगा, कब 7 होगा बताओ? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिला रहे हैं, तब वो जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो उसका पीएच 7 होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ में एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो क्या उसका पीएच 7 हो सकता है क्या? नहीं। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 7 नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसका किसका टाइट्रेशन करा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? कब 7 होगा बताओ पीएच? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में टाइट्रेशन करा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसका पीएच 7 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी तो उसका पीएच का कंडीशन ऐसा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कॉपी करना चाहेंगे? ठीक है, लिख लीजिए। कोई बोलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट को पता करने के लिए क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर क्या करता है? अपना कलर को चेंज कर देता है और इक्विवेलेंस पॉइंट को बताता है।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिकेटर खुद का कलर क्यों चेंज करता है, अरे भाई इंडिकेटर खुद का कलर क्यों चेंज करता है, अरे भाई देखो इस इक्विवेलेंस पॉइंट से सॉल्यूशन इधर में कैसा नेचर का था, सॉल्यूशन एसिडिक, इधर में कैसा है, बेसिक। अरे भाई यहाँ में ध्यान देना, इंडिकेटर कलर क्यों चेंज करता है, तो आंसर क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो वो अपना कलर को क्या कर लेता, चेंज कर लेता है। क्या समझ पा रहे हैं, इंडिकेटर कलर चेंज इसलिए करता है क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इधर एसिडिक मीडियम है और इधर बेसिक मीडियम है। आप बहुत सारा पढ़े होंगे रेड लिटमस पेपर को, ऐसा है ना, लिटमस पेपर पढ़े ना आप लोग, 9 से ही पढ़ाया जाता, सॉरी 10 से पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर। तो कहने का मतलब है इसका मीडियम चेंज हो गया है, इसलिए इंडिकेटर अपना कलर को चेंज कर देता है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपना कलर चेंज करता है क्या, नहीं। अगर इसका येलो कलर है तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी उसका कलर येलो ही रहेगा। तो लिखे इंडिकेटर का डेफिनेशन, ठीक है, इट इज ए सब्सटेंस, it is a substance, it is a substance that change its color, it is a substance that change its color during acid base titration, during acid base titration at end point, END, at end point, acid base titration at end point. It is a substance that change its color during acid base titration at end point. समझ पा रहे हैं ना। तो end point क्या है भाई, end point का मतलब वो जस्ट किसको क्रॉस किया है, इक्विवेलेंस पॉइंट को, तो वहां में उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई यहां तक हम बात करते हैं, कॉपी हो गया होगा। जो हमारा इंडिकेटर होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिडिक इंडिकेटर, देखिए एसिडिक इंडिकेटर को हम लोग ऐसा लिखेंगे, आयन, आयन मतलब इंडिकेटर, समझ पा रहे हैं ना, एच है एसिडिक है मतलब वो एच दे सकता है, समझ पा रहे हैं ना। और दूसरा हमारा पहला क्या होता है, एसिडिक इंडिकेटर, और दूसरा होता है बेसिक इंडिकेटर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, INOH, समझ पा रहे हैं ना। तो पहला इसका जो एग्जांपल होता है उसका एग्जांपल होता है फिनोफ्थलीन। क्या होता है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इसको कैसे लिखते हैं, HPH, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो एक का नाम क्या लिखा है, फिनोफ्थलीन लिखा है, और दूसरा क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिनोफ्थलीन, दूसरा क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कौन सा टाइप का इंडिकेटर है, तो आंसर इज बेसिक इंडिकेटर है। और फिनोफ्थलीन कैसा होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बताओ ये इंडिकेटर जो है, मान लो ये एसिडिक इंडिकेटर है भाई, और यहाँ में क्या लिखा है, HPH, मतलब आप लोग जानते होंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और एसिड है भाई, एसिड है तो एच देगा। अब मालूम है कि टोटल कितने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 6, और कितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 5। इसके अलावा सब क्या होता है, वीक होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये जो HPH लिखा है, अगर ये कैसा एसिड है भाई, वीक एसिड, तो डिसोसिएट हो जाएगा, और भाई डिसोसिएट होगा H+ देगा और क्या देगा, PH-। क्या समझ पा रहे हैं ना। याद रखना है इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। और यहाँ में जब ये डिसोसिएट होता है तो सोल्यूशन में इसका कलर भी कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसका कलर कैसा होता है, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, पिंक होता है। कैसा होता है, पी से क्या होता है, पिंक, समझ पा रहे हैं ना। याद रखना है इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ठीक है। याद रखना है मिथाइल ऑरेंज शुरुआत में कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब इसको सोल्यूशन में जाता है, डिसोसिएट होता है, तो उसका कलर किस में चेंज होता है,
पिंक में, मतलब कलरलेस से कहाँ में जाता है, पिंक में जाता है। उसी प्रकार यहाँ में ध्यान देना है, यहाँ में लिखा है MEOH, थोड़ा सा ध्यान देना, कैसा बेस है, वीक बेस है, और वीक बेस है तो डिसोसिएट होगा, इसको मिथाइल ऑरेंज बोलेंगे, लिखते ऐसे हैं, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा, Me प्लस और क्या बनेगा OH माइनस, और बताओ इसका कलर होता है येलो, कैसा कलर होता है, लेकिन जब ये टूटता है सोल्यूशन में तो इसका कलर हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज रेड हो जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, जो फिनोफ्थलीन होता है उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब वो सोल्यूशन में जाता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज का कलर शुरुआत में कैसा होता है, येलो, जब वो सोल्यूशन में जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे इसमें एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर की बात करेंगे, इसमें भाई एसिडिक मीडियम में, और दूसरी बार कौन सी मीडियम है, बेसिक मीडियम। अगर मान लो सोल्यूशन हमारा एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है, तो सोल्यूशन एसिडिक मीडियम है तो क्या प्रोवाइड करेगा, H+। अरे भाई क्या देगा, H+। अगर मीडियम हमारा बेसिक है तो क्या देगा, OH-। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये सोल्यूशन में है ना भाई, और इसको हम लोग डाल दिया किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो ऑलरेडी वहां में क्या होगा, H+। क्या दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो बताओ, अगर मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ HPH और कंसंट्रेशन ऑफ PH- में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अरे भाई दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन बैकवर्ड, तो ये वैल्यू ज्यादा ना होगी, तो बताओ क्या इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो बताओ कलर कलरलेस होगा या पिंक होगा, कलरलेस होगा, कैसा कलर होगा, कलरलेस होगा। नहीं समझ में आया, अब भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या होता है कि फिनोफ्थलीन को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कलर कैसा होता है, कलरलेस, कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोग कहाँ में डालेंगे, बेसिक मीडियम। अरे कहाँ डाल रहे हैं, बेसिक मीडियम। और बताइए जब बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या कॉमन आयन है या ओड आयन है, क्या ओड आयन में H+ और OH वाला कहानी बताया गया था क्या, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है बैकवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है तो PH- आयन का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर HPH की बात करेंगे और PH- की बात करेंगे तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, PH- का। बताओ कलर कलरलेस होगा या पिंक होगा, तो पिंक होगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, अरे भाई मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक, अरे भाई बेसिक मीडियम में पिंक। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, अरे भाई कलर बिल्कुल भी याद रखना है, ये जरूरी इतना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। केवल हम लोग को दो प्रकार का इंडिकेटर आपको मालूम होना चाहिए, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, चलिए टाइम पास कर लेते हैं हम लोग। तो अब बताइए, अगर ये येलो है और ये ऑरेंज रेड है तो इसमें भी बात करेंगे हम लोग एसिडिक मीडियम है, किसकी बात करेंगे, एसिडिक मीडियम, और एक बार बात करेंगे बेसिक मीडियम की। अब आप समझ पा रहे होंगे भाई, ये एसिडिक मीडियम में बताइए क्या होगा, एसिडिक मीडियम में मतलब वो मीडियम क्या प्रोवाइड करने वाला है, H+, और बेसिक मीडियम में वो मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा, OH-। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर H+ है तो बताओ दोनों में ओड आयन है या कॉमन आयन है, ओड आयन है, कोई सेम नहीं है। अगर ओड आयन होता है तो बताओ रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बताओ MEOH का कंसंट्रेशन और Me+ का कंसंट्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, Me का। तो बताओ इसका उसका कलर येलो होगा, ऑरेंज रेड होगा। अरे भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कलर कैसी होगी, ऑरेंज रेड, कलर कैसी होगी, ऑरेंज रेड। क्या समझ पा रहे हैं क्या। और बताओ यहाँ में OH-, बताओ कौन सा इफेक्ट लगा, कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ में OH- है, यहाँ में OH- है। कॉमन आयन इफेक्ट में रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, MEOH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा Me+ से, तो बताओ उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड, और बेसिक मीडियम में येलो। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई, ये तुमको अभी याद है, 10 दिन के बाद याद नहीं रहेगा, और याद भी नहीं रखना है किसका कलर कैसा होता है, बोलो क्लियर है ना। हाँ, आपको एक सोल्यूशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा उस एसिड बेस का टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर मिलाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको जानना जरूरी था, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम बात कर रहे हैं भाई इंडिकेटर की, तो जब भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो इंडिकेटर मिलाते हैं, और इंडिकेटर मिलाते हैं तो कौन सा इंडिकेटर मिलाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो बताइए हमारा एसिड बेस का टाइट्रेशन क्या हो सकता है? SASB टाइप का हो सकता है। दूसरा क्या होता है बताइए? SAWB टाइप का हो सकता है। और थर्ड में क्या होता है बताइए? WASB टाइप का हो सकता है। और ये फोर्थ जो होता है WAWB टाइप का होता है। ये स्पेशल टाइट्रेशन होता है, इसको हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये टाइट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? टाइट्रेशन हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिला रहे हैं, तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट को पता करने के लिए कौन सा इंडिकेटर मिलाया जाए, है कि नहीं? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अब आइए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए जब भी ऑड आयन या कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है? ऑड आयन या कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है? जब क्या उसका कंडीशन था, क्या था? एक तो भाई क्या होना चाहिए? वीक, तो दूसरा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको मिलाना क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसका वजह से रिजल्ट रिएक्शन फॉरवर्ड जाता था, बैकवर्ड जाता था, जिसका वजह से अल्फा कम होता था, अल्फा बढ़ता था। क्या अगर हमारे पास में मान लो ये वीक एसिड है, अरे भाई क्या है? वीक एसिड है, और आपने यहाँ में कुछ कॉमन आयन मिलाया है, मान लो वीक बेस मिला दिया है, क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर दोनों वीक होगा तो कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट नहीं लगता था। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो यहाँ में हमारे पास में क्या है? एसिटिक एसिड है, तो आप यहाँ में क्या डालते थे भाई? CH3COON, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगता था। अरे भाई ये वीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट हमेशा कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं? तभी हम लोग कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। भाई ये तो पता है ना कि फिनोल्फ्थालीन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे भाई वीक एसिड है तो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ में एसिडिक मीडियम है, तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जो आपको मिलाना है वो क्या मिलाना है? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ में जो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, जो यहाँ में एसिडिक मीडियम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग भी हो तो उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मतलब एसिडिक कैसा भी हो, मतलब इसका ध्यान देना, फिनोल्फ्थालीन एसिडिक मीडियम में कुछ भी नहीं होगा, या तो एसिड कमजोर हो या स्ट्रॉन्ग हो। भाई पहले भी कलरलेस था, बाद में भी कैसा है? कलरलेस है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मीडियम से कोई रोल, मीडियम का ये एसिडिक मीडियम कुछ भी नहीं कर पाएगा। किसको? फिनोल्फ्थालीन को नहीं कर पाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो ये फिनोल्फ्थालीन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और क्या इसका कलर चेंज हो गया कि नहीं? भाई चेंज हो गया। तो बताओ ये जो बेसिक मीडियम होगी वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तभी आप यहाँ में ऑड आयन इफेक्ट लगा सकते थे। क्या समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, अगर मान लो एसिडिक इंडिकेटर है ना, अगर मान लो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम कैसी है? स्ट्रॉन्ग, तो उसमें कौन सा इंडिकेटर डालना पड़ेगा? एसिडिक इंडिकेटर। अरे भाई कौन सा इंडिकेटर? एसिडिक इंडिकेटर। समझ पा रहे हैं? अगर हमारा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा इंडिकेटर को डालना है? एसिडिक इंडिकेटर। तभी वो कलर चेंज कर पाएगा। अगर ये भी वीक हो जाएगा ना भाई, तो ऑड आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, ना ही कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। नहीं जा रहे दिमाग में? अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा है भाई? बेस है। अरे भाई कैसा है? बेस है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब एसिडिक मीडियम में बताओ, ये पहले येलो था, लेकिन क्या बेसिक मीडियम में उसका कलर कैसा है? येलो। क्या बेसिक मीडियम इसका कुछ कर पाएगा? नहीं। अरे भाई वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। रिएक्शन तो हमेशा जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब ध्यान देना, मिथाइल ऑरेंज को बेसिक मीडियम कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब इसको मिथाइल ऑरेंज को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो बताओ येलो से कौन सा कलर हो गया है? ऑरेंज रेड। तो कहने का ये मतलब है, अगर ये वीक है तो जो मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी ना वो कॉमन आयन या ऑड आयन इफेक्ट लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो हमारा बेसिक मीडियम है, कौन सी मीडियम है भाई? बेसिक। और मीडियम कैसी है? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ में कौन सा इंडिकेटर डालना है? एसिडिक इंडिकेटर। अगर मान लो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें कौन सा इंडिकेटर को डालना पड़ेगा? बेसिक। तभी आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा में कौन सा इंडिकेटर को डालना है, ध्यान देना है। बताओ क्या ये दोनों स्ट्रॉन्ग है क्या? दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या डाल सकते हैं? दोनों डाल सकते हैं, दोनों डालो चलेगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? या तो फिनोल्फ्थालीन डालो या तो मिथाइल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, मीडियम दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी इंडिकेटर को डाल सकते हैं। बताओ यहाँ में कौन स्ट्रॉन्ग? बताओ ओवरऑल सॉल्यूशन कौन क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर डालते हैं? बेसिक इंडिकेटर। और बेसिक इंडिकेटर कौन होता है? मिथाइल ऑरेंज। बताओ क्या HPH डालना है? फिनोल्फ्थालीन डालेंगे? नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा।
क्या समझ पा रहे हैं ना? कलर कब चेंज होगा? जब इसमें क्या डालेंगे? MEOH। क्या समझ पा रहे हैं ना? एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान देना। क्या ये इसमें बताओ, क्या दोनों स्ट्रॉन्ग है? क्या दोनों इंडिकेटर डाल दो? अरे भाई दोनों इंडिकेटर काम करेगा, समझ पा रहे हैं ना? या तो HPH डाल दो, या तो HPH डाल दो, मतलब फिनोल्फथालीन डाल दीजिए, या तो क्या डाल देंगे? मिथाइल ऑरेंज। क्या समझ पा रहे हैं? दोनों इंडिकेटर काम करेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं ना? अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बेसिक इंडिकेटर डालना है। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें एसिडिक इंडिकेटर डालना है। बताओ यहाँ में कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड है तो कौन सा इंडिकेटर डालना है? क्या ये HPH काम करेगा? नहीं, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कैसा है? एसिडिक है, तो उसमें बेसिक इंडिकेटर डालना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और बताओ ये ओवरऑल सॉल्यूशन कौन स्ट्रॉन्ग है? बेसिक। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। अगर बेसिक है तो कौन सा इंडिकेटर डालना पड़ेगा? एसिडिक। और एसिडिक कौन होता है? फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज? फिनोल्फथालीन। तो यहाँ में क्या डालना है? HPH। और मिथाइल ऑरेंज डालना पड़ेगा? नहीं। और यहाँ में दोनों है, दोनों कमजोर है, तो दोनों में कोई इंडिकेटर नहीं डालना है। ये स्पेशल केस होता है, हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? नहीं समझे? मुझे नहीं लग रहा समझ में आया। एक बार क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगर मान लो यहाँ में लिखा है CH3COOH, अरे भाई क्या लिखा है? CH3COOH NaOH। अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं और हम बताओ इसमें कौन सा इंडिकेटर डालेंगे? बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है भाई? बेस। तो कौन सा इंडिकेटर डालना है? एसिडिक। और एसिडिक इंडिकेटर क्या होता है? फिनोल्फथालीन। तो क्या डालना पड़ेगा? HPH। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो यहाँ में लिखा है HCl + NaOH, कौन सा इंडिकेटर डालेंगे? अरे कौन सा डालेंगे? दोनों में से कोई डाल दो, दोनों में से कोई डाल, दोनों नहीं डालना है। अरे भाई या तो फिनोल्फथालीन डाल दो या मिथाइल ऑरेंज डाल दो, दोनों में से कोई डाल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम बात करें, देखिए NH4OH + HCl, बताइए कौन सा इंडिकेटर डालना है? बताओ कौन एसिड है इसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बताओ एसिडिक मीडियम है, तो उसमें कौन सा इंडिकेटर डालना पड़ेगा? बेसिक। और बेसिक इंडिकेटर कौन होता है? मिथाइल ऑरेंज। तो यही क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा ये, बताइए इसमें कौन सा इंडिकेटर डालना है। क्या समझ पा रहे हैं? और इंडिकेटर में सिर्फ 2 ही आपको पढ़ना है। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जैसे ही मान लो हमारा सॉल्यूशन कैसा था? एसिडिक। कौन सा था? एसिडिक। बताओ इसमें आपने एसिडिक मीडियम में, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने क्या डाल दिया है, मान लीजिए आपने यहाँ में फिनोल्फथालीन डाल दिया। मान लो इसमें क्या डाल, कौन सा इंडिकेटर डालना है? फिनोल्फथालीन, HPH। और बताओ फिनोल्फथालीन का एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। अब देखो आप क्या कर रहे हैं? ड्रॉप वाइज बेस मिला रहे हैं, ड्रॉप वाइज बेस मिला रहे हैं, बेस मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, आगे बढ़ रहा है। बताओ अभी भी इसका अगर ये कलरलेस था तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी उसका कलर कलरलेस ही रहेगा। मान लो आपने दोनों मिलाया, दोनों मिलाते रहा, लेकिन जैसे आपने नेक्स्ट ड्रॉप मिलाया भाई, उसका कलर चेंज हो गया और कलर पिंक हो गया। क्या हो गया भाई? पिंक। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो समझ लेना कि आपने क्या कर दिया है? इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर दिया है, एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब रुकना पड़ेगा। जो टाइट्रेशन है वो क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप एसिडिक मीडियम में उसका कलर कैसा था? कलरलेस। आप बेस मिला रहे हैं, बेस मिला, देखो भाई जब आप एसिडिक मीडियम मिलाएंगे ना तो इसका कलर थोड़ा पिंक होगा, क्योंकि आपके हाथ में ये कंटेनर है, आपको शेक करना है, कलर गायब हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा कलर आएगा, फिर आप शेक करेंगे तो कलर गायब हो जाएगा। परमानेंट कलर कब होगा? परमानेंट कलर तो जब होगा जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर देगा। जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट को कलर करेगा तो उसका पिंक कलर है तो पिंक ही रहेगा, अब वो गायब नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। अब इस इंडिकेटर का पीएच निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीएच। क्या याद है? किसी को डाउट नहीं है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कलर वलर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए भाई ध्यान देना, अब हम बात करेंगे पीएच कैलकुलेशन का। देखिए एसिडिक इंडिकेटर का वो हम लोग ऐसे, मतलब पीएच कैलकुलेशन, किसका पीएच कैलकुलेशन भाई? एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर का पीएच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एसिडिक इंडिकेटर को हम लोग कैसे लिखेंगे? HIN, IN मतलब इंडिकेटर। और उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा भाई? बेसिक इंडिकेटर। और बेसिक इंडिकेटर क्या हो जाएगा बताइए?
INOH। क्या समझ पा रहे हैं ना? ये एसिडिक इंडिकेटर है और ये बेसिक इंडिकेटर है और इसका पीएच को कैलकुलेट करना है। भाई अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है सब कुछ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये एसिडिक इंडिकेटर है तो क्या ये H+ देगा कि नहीं देगा? भाई देगा। और भाई ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा, तो बताओ H+ और क्या हो जाएगा भाई? IN-। और बताओ क्या ये वीक एसिड है? और वीक एसिड के लिए जो कांस्टेंट आता है उसका नाम क्या होता था? Ka। क्या नाम होता था? Ka का नाम क्या है बोलिए? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन यहाँ में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं KIN। क्या लिखते हैं भाई? KIN। समझ पा रहे हैं ना? ये हमारा कांस्टेंट होता है किसके लिए? इंडिकेटर के लिए। समझ पा रहे हैं? तो कैसे लिखा जाएगा बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ IN- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HIN। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां से हम निकालेंगे H+ आयन का कंसंट्रेशन। क्या निकालेंगे? H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो बताइए यहां से H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? KIN इंटू HIN डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई? IN-। क्या समझ पा रहे हैं क्या कुछ ऐसा कुछ पढ़ रहे थे भाई आप लोग? हेंडरसन इक्वेशन में तो आपने ऐसा ही कुछ, बफर सॉल्यूशन में तो ऐसे कुछ पढ़ा होगा। हाँ वैसा टाइप का ये भी है कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसका पीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीएच। तो पीएच की फॉर्मूला क्या आ जाएगी? देखिए PKIN प्लस लॉग क्या होता था भाई? क्या ये पलट जाता था? हाँ तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? IN- डिवाइड बाई HIN। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसका इस इंडिकेटर का पीएच निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या मैं बोला था कि टोटल के कितने प्रकार के आते हैं? 6। कितने के होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है इसमें? 6। कितना पढ़ा दिया गया है बताओ जल्दी से? KV। क्या नाम होता था? क्या K और KB का नाम क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर क्या नाम था? KW। क्या नाम था? क्या बोलते थे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फिर क्या बोलते थे? KH। क्या नाम होता था? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब क्या आ चुका है भाई? KIN। मतलब ये इंडिकेटर का कांस्टेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये बहुत लेस ही इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब अभी तक तो 5 पढ़ चुके हैं और एक और आपको पढ़ना है जिसका नाम क्या होता है? KSP, जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। टोटल 6 हो जाएगा। कुछ ही देर में अभी ये शुरू होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं इसलिए बॉक्स नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है। क्या समझ पा रहे हैं ना? नीट का एग्जाम देने जाना है तो एक बार केवल फॉर्मूला पढ़ के जाना है। समझ पा रहे हैं ना? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा, आ तो नहीं रहा है, मैंने जस्ट बोला अब क्यों पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई पढ़ लेना है, क्या पता यही आ जाए। अभी तक आया नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर ये INOH है तो ये डिसोसिएट होगा तो बताइए क्या बनेगा? IN+ और OH-। तो यहाँ में क्या होगा भाई? KIN इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ IN+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ INOH। तो बताइए यहाँ से OH- आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? KIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ INOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? IN+। तो बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा? POH क्या हो जाएगा? PKIN प्लस लॉग IN+ डिवाइड बाई INOH। तो ये फॉर्मूला है, मतलब अगर आपको एसिडिक, देखिए बेसिक इंडिकेटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और एसिडिक इंडिकेटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या भाई यहाँ तक आपको समझ पा रहे हैं? अगर एसिडिक इंडिकेटर है और बेसिक इंडिकेटर है तो आप फॉर्मूला यूज करके काम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी बताइए, जो आपको याद रखना था कि अगर हमारे पास में कोई एक एसिड देगा एक बेस देगा तो देखना पड़ेगा दोनों का नेचर, मतलब मीडियम कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या इंडिकेटर मिलाना है? बेसिक इंडिकेटर। और बेसिक इंडिकेटर कौन होता है? मिथाइल ऑरेंज होता है। उसका कलर क्या होता है भूल जाएंगे, वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब लोग भाई, हम लोग का जो 10 टॉपिक है वो शुरू हो रहा है जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। और ये कभी आप नाम सुना सुना लग रहा है क्या आप लोगों का? सॉल्युबिलिटी कौन सा चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाई m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन k इंटू 1000 मोलारिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। याद आ रहा है क्या? हाँ ठीक। तो चलिए वहां में भी पढ़ाया गया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे थे इसको, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा।
आइए भाई ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब मैक्सिमम सॉल्युबल होने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम सॉल्युबल होने की एबिलिटी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो कोई भी लिक्विड है, मान लो ये वाटर है भाई, और इस वाटर को क्या करना है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस को डिसॉल्व कराना है, इसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूज होता है कंसंट्रेशन टर्म। जैसे कि मान लो भाई लिक्विड तो हटा ही दीजिए, क्योंकि लिक्विड और पानी में तो 100% सॉल्युबल हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो ये पानी है और लिक्विड, ये तो डायरेक्टली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग जनरली किसकी बात करने वाले हैं, देखिए सॉलिड का और गैस का लिक्विड में मिक्सिंग, समझ पा रहे हैं ना। मतलब मान लो हमारे पास में एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में क्या करना है, सॉलिड को मिक्स करना है और गैस को मिक्स करना है। तो सॉलिड कितना मिक्स होता है, गैस कितना मिक्स होता है, कितना डिसॉल्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है पानी में गैस का मिक्सिंग, समझ पा रहे हैं ना। मान लो ये हमारे पास में वाटर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल कितना सॉल्युबल है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ, उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कहाँ में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में, जिसका नाम होता है हेनरीज लॉ। कुछ याद आ रहा है क्या? क्या फॉर्मूला कुछ ऐसा था क्या, पार्शियल ऑफ गैस इज, ऐसा कुछ था, कांस्टेंट आता था, क्या नाम था, KH। ठीक है, वहां में पढ़ेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ में। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबल होने की एबिलिटी को ही सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। मतलब यहाँ में क्या सॉल्युबल होगा, सॉलिड। क्या होगा भाई, सॉलिड। और लिक्विड जब सॉल्युबल होगा, गैस जो सॉल्युबल होगा, उसको कहाँ में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मान लो हमारे पास में 1 लीटर पानी है, कितना है, 1 लीटर वाटर है, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, 1 मोल NaCl को डिसॉल्व करा रहे हैं। 1 मोल NaCl को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करा रहे हैं। और जैसे आपने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व कराया, वो 1 मोल NaCl, अरे भाई क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया पानी में। अब आपने क्या किया, इस NaCl का अमाउंट को बढ़ाया, 1.1 मोल लिया, वो भी डिसॉल्व था। 1.5 मोल NaCl का डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। 1.9 मोल डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। अब आपने 2 मोल डाला, अरे भाई कितना मोल डाल दिया, 2 मोल। अब आपके पास 1 लीटर सॉल्वेंट भाई सेम है। अब आपके पास 1 लीटर वाटर है, लेकिन आप इसमें कितना मोल डिसॉल्व कराया, 2 मोल NaCl को डिसॉल्व कराया, अरे भाई वो भी सॉल्युबल हो गया। अब आपने क्या किया कि और अमाउंट को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वो पानी में सॉल्युबल है कि नहीं। तो आप देखो भाई, जैसे यहाँ में क्या था, इसमें क्या था, ये सॉल्युबल था, इसमें क्या था, सॉल्युबल था, और इसमें भी क्या था भाई, सॉल्युबल था। और इसमें जैसे ही आपने क्या कर दिया, 2.1 मोल मिलाया, अरे भाई क्या मिलाया, 2.1 मोल NaCl मिलाया, किसमें, 1 लीटर वाटर में। तो देखा कि भाई इनसॉल्युबल हो गया, NaCl क्या हो गया, इनसॉल्युबल। इसका मतलब बताओ, मैक्सिमम NaCl के कितने मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो सकते थे, 2। जैसे ही 2 से थोड़ा सा भी बढ़ाया, मतलब वो अमाउंट उस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं हो रहा था। तो बताओ मैक्सिमम कितना सॉल्युबल हुआ, 2 मोल। NaCl का मैक्सिमम कितने मोल सॉल्युबल थे, 2। समझ पा रहे हैं ना। तो मैक्सिमम सॉल्युबल होने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो मान लो ये जो सोल्यूशन है ना भाई, ये सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, अरे भाई ये सोल्यूशन का जो क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन होगा, उसी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसकी मोलारिटी कितनी है, अरे भाई मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल है 1, वॉल्यूम है 1, इसकी मोलारिटी कितनी हो गई, 1। और बताओ इसकी मोलारिटी कितनी होगी, 2, और इसकी मोलारिटी कितनी हो गई, 2.1। थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो अभी तक हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म था, वो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज किया गया था, बताओ, नॉर्मलिटी। क्या यूज किया गया था, नॉर्मलिटी। लेकिन नॉर्मलिटी को हम लोग क्या भी लिखते थे, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। लेकिन ये एक टॉपिक है भाई जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म को नॉर्मलिटी नहीं, मोलारिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, मोलारिटी लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम सॉल्युबल होने की एबिलिटी, मतलब जिस, मान लो ये सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल है, तो इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, उसी कंसंट्रेशन को क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी। अरे भाई कंसंट्रेशन टर्म जो होता है ना, वो 9 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म लिया गया है, वो क्या लिया गया है, मोलारिटी। लेकिन जब तुम आगे पढ़ेगा भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें पानी रहेगा, अब आप उसमें
गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं तो इसका इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ में जो कंसंट्रेशन टर्म है वहां में मोलारिटी नहीं मोल फ्रैक्शन लिखते थे। क्या लिखते थे? मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है जो कंसंट्रेशन टर्म भाई तुम नॉर्मलिटी मोलारिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? जो कंसंट्रेशन टर्म है क्या है? मोलारिटी। लेकिन हम लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां में जो कंसंट्रेशन टर्म होगा वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। आप लोग भी केमिस्ट्री में रिसर्च करिए और एक नया सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व कराओ और उसका कंसंट्रेशन टर्म को आप नॉर्मलिटी डाल दो, मोलालिटी डाल दो, मोल फ्रैक्शन डाल दो, अरे भाई कुछ भी डाल सकते हैं, बोलो क्लियर है ना? लेकिन इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब कंसंट्रेशन टर्म को क्या लिखा गया है? मोलालिटी। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि जिस सॉल्यूशन का मान लो यहाँ में देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं ना? इसको बोलते हैं ठीक है, इसका नाम एक का नाम सैचुरेटेड, एक का नाम सुपर सैचुरेटेड, एक का नाम बहुत सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। देखिए भाई, देखिए यहाँ में क्या होगा, तीन प्रकार का सॉल्यूशन होगा, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड, एक का नाम होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? मतलब इसमें और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया नहीं जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 2। तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई किसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं? सैचुरेटेड। अरे भाई ध्यान से सुनो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वही मोलारिटी को क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे आप ध्यान देना है, बताओ इस सॉल्युबिलिटी यहाँ में क्या हो गई? मोलारिटी मैक्सिमम आ चुकी है। मोलारिटी क्या हो गई है? मैक्सिमम। अरे भाई देखो, ये तो सॉल्युबल था, ये तो इनसॉल्युबल है ना। अरे भाई जिसमें वो अमाउंट पूरा सॉल्युबल हो जाए तो यही इसकी मोलारिटी मैक्सिमम है कि नहीं? इसमें भी NaCl डिसॉल्व था, इसमें भी NaCl डिसॉल्व था, लेकिन दोनों में किसकी मोलारिटी ज्यादा है? इसकी। यहाँ में देखो मोलारिटी तो ज्यादा है लेकिन इसमें थोड़ी ना सॉल्युबल है भाई। तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जा सकता है और उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी आएगा वो ज्यादा आएगा और उसी मोलारिटी को हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्युबिलिटी। अरे भाई इसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। क्या क्लियर है ना भाई? मोल अपॉन वॉल्यूमिलीटर। तो बताओ मोल अपॉन वॉल्यूमिलीटर, और मोल क्या हो गया? मैक्सिमम। कहने का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकते हैं उसी को बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताओ कौन सा सॉल्यूशन का मोलारिटी सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है? आंसर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूंगा एक कंटेनर है और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कितना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसमें जो AgCl है ना भाई, AgCl का मोलारिटी है 0.1, बताओ सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 0.1, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है वही किसके बराबर होता है? सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस केस में बताइए मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी में कौन ज्यादा है? सॉल्युबिलिटी है ना। और यहाँ में क्या हो गया है? मोलारिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। और यहाँ में कौन ज्यादा है बताइए? मोलारिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम है कि नहीं है? अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जब मोलारिटी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम है, मोलारिटी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब मैक्सिमम यहाँ में जितना आप डाल रहे हैं वो सारा सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच रहा होगा। तुम लोग नहीं समझ पा रहे भाई, इधर देखो। अब ये हमें क्या कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन की मोलारिटी तो ज्यादा है लेकिन सॉल्युबिलिटी तो कितनी है? 2। मतलब मोलारिटी सॉल्युबिलिटी में कौन ज्यादा है? मोलारिटी। जब मोलारिटी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल बचेंगे ना वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या बच जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। क्या बना लेंगे? प्रिसिपिटेट। तो जब भी मोलारिटी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा होता है तो क्या फॉर्म हो जाता है भाई? प्रिसिपिटेट। देखिए यहाँ में क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो आप समझने की कोशिश करो, मान लो ये क्लासरूम है, क्लासरूम में मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट की, है कि नहीं? मान लो 20 स्टूडेंट आए तो अगर 21 स्टूडेंट आएगा तो आराम से बैठ सकता है क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? 50, है कि नहीं? 21 आएगा बैठ सकता है, 30 भी स्टूडेंट आएंगे तो बैठ सकते हैं, 49 भी आएंगे तो बैठ सकते हैं, 50 भी आएंगे तो बैठ सकते हैं, है कि नहीं?
लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ में ये केस कौन सा है, 30 स्टूडेंट था, आया क्लास में, जगह खाली थी, बैठ गए, है कि नहीं। फिर आपने NaCl की अमाउंट बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, मैक्सिमम कितना कर दिया, 2। मान लो कैपेसिटी है 50 और 50 स्टूडेंट आए, तो क्या सबको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। मतलब वो सब क्या करेंगे भाई, बैठ जाएंगे। अब अगर मान लो 51 स्टूडेंट आया क्लासरूम में बैठने के लिए, क्या जगह है क्या, नहीं। क्या वो बैठ सकते हैं क्या, नहीं। क्या क्लासरूम में पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। तो वो क्या बच्चों, वो सॉल्युबल है क्या, क्लासरूम में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकुलर गिवन लिक्विड में कितना डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर वाटर में कितना डिजोल्व हो सकता है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब उस सॉल्यूशन का हम लोग निकालेंगे मोलारिटी, और जो मोलारिटी होगा उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना। मतलब अनसेचुरेटेड का मतलब होता है इसमें और सॉल्युबल हो सकता है, इसका मतलब सेचुरेटेड का मतलब उससे ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता। क्या समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो वही कंडीशन लिखाया गया है। देखो इस सॉल्यूशन का, ये तीनों केस में सेचुरेटेड सॉल्यूशन ये है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, मोलारिटी 2, और सॉल्युबिलिटी भी कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ में मोलारिटी 1 है, किसका मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी बोला गया, जिसका मोलारिटी 2 था। तो यहाँ में बताओ मोलारिटी 1 है, सॉल्युबिलिटी 2 है, तो कौन ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यहाँ में दोनों क्या हो गया है, बराबर। यहाँ में मोलारिटी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो गया है, तो क्या हो जाएगा भाई, वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे। अगर मान लो 55 स्टूडेंट आ गए, जगह ही नहीं है, तो नीचे ना बैठ जाएंगे, प्रिसिपिटेट बना लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो यही है कहानी। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या आप लोग सब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई AgCl की, किसकी बात करेंगे, सॉलिड की, तो ये क्या होगा भाई, Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। मान लो अब थोड़ा सा ध्यान देना, और ये मान लो ये एक्वस सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। तो मान लो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इनकी भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S, तो इसकी कितनी रहेगी भाई, 0 0। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर हम बात करेंगे, मान लो ये आयंस में टूट गया, तो बताओ इसकी KSP लिखना है, क्या लिखना है, KSP। KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं ना। वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, Cl माइनस। क्या ये सॉलिड का लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि उसकी एक्टिव मास कितनी होती है बताइए, 1 होती है। तो बताओ क्या KSP तो लिख सकते हैं ना, कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसका आप क्या लिख सकते हैं बताइए, KSP लिख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ये KSP किससे जैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है क्या, ओ सॉरी आयनिक प्रोडक्ट ही तो है। KW भी क्या होता था बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्या ये आयंस का प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इस KW को आप KSP का जैसे रिलेट कर सकते हैं, इसका भी KSP क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है। समझ पा रहे हैं। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, KSP कैसे लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे यहाँ में ध्यान देना, अगर मान लो लिखा है AlCl3, क्या लिखा है, AlCl3 सॉलिड, और इसको डाल दिया गया, बताओ क्या बनेगा, Al प्लस 3 एक्वस प्लस 3Cl माइनस एक्वस बनेगा ना। तो बताओ इसकी KSP क्या होगी बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ Al प्लस 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 3। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना KSP। अगर मान लो ऐसा लिखा है तो बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे, Al2SO4 का होल थ्रस। तो बताओ इसको जब डालेंगे तो एल्युमिनियम कितना मिलेगा, 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ KSP इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Al प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू सल्फेट कितना मिलेगा, 3। तो सल्फेट का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, KSP लिख सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो लिखा है HgCl2 और Hg2Cl2, थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लो ये सॉलिड है भाई, ये किसमें है, सॉलिड में है, तो ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Hg प्लस 2 Cl माइनस। तो बताओ इसकी KSP क्या होगी बताइए भाई, कंसंट्रेशन ऑफ Hg प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर Hg2Cl2 लिखा है और ये सॉलिड है, तो ये किस फॉर्म में टूटता है भाई, देखिए Hg2 प्लस 2Cl माइनस, याद रखना है Hg2Cl2 किस फॉर्म में ब्रेक होता है, Hg2 प्लस 2Cl माइनस। तो बताओ इसका KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। तो बताओ ये कितने आयंस दे रहा है, 3, और ये भी कितना दे रहा है, 3। मतलब ये कौन सा टाइप का होगा, AB2 टाइप का। नहीं कोई बात नहीं, ये आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई जल्दी जल्दी, एप्लीकेशन ऑफ KSP, एप्लीकेशन ऑफ KSP। तो क्या करना है, क्या आपको फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
तो पहला हमारा जो होगा ए बी टाइप का होगा, ए बी टाइप। ए बी टाइप का मतलब क्या होगा, एक केटाइन एक एनायन मिले, समझ पा रहे हैं ना, एक केटाइन एक एनायन। बताओ NaCl क्या ए बी टाइप का होगा, है ना। ए बी ये हमारा क्या होगा, ए बी टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम बात करें CaCO3, बताओ कौन सा टाइप का होगा, केटाइन एक कैल्शियम मिलेगा दूसरा कार्बोनेट मिलेगा, ए बी टाइप का होगा, है कि नहीं। MgSO4 ये सब हमारे क्या होंगे भाई, ए बी टाइप के सॉल्ट हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, मान लो ये ए बी टाइप का है, तो अगर हम बात करेंगे, मान लो ये ए बी है, ये सॉलिड है, तो ये डिसोसिएट होगा भाई, तो क्या देगा, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, है ना। मान लो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा भाई। तो बताओ अगर इसकी सोलिबिलिटी S है तो इसकी भी सोलिबिलिटी कितनी होगी, S। तो बताओ KSP क्या होगा, S इंटू एस, तो आंसर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम B की बात करें भाई, AB2 या A2B टाइप का, अरे भाई टोटल तो कितना ही आयन मिलना चाहिए, 3। AB2 होगा तभी भी 3, A2B होगा तभी भी 3 होगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है MgCl2, क्या ये AB टाइप का सॉल्ट है कि नहीं है? मान लो लिखा है N2O, क्या ये भी टाइप का सॉल्ट है कि नहीं है? मतलब 2 1 3, 3 हमारे एटम मिलेंगे, 3 आयंस मिलेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मान लो लिखा है K2CO3, बताओ क्या ये भी टाइप का है कि नहीं है? 2 पोटेशियम एक कार्बोनेट, टोटल 3 आयन मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई आप बहुत सारा एग्जांपल ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे AB2 टाइप में, तो बताओ इसको जब तोड़ेंगे भाई, ये सॉलिड में है तो क्या मिलेगा, A+2 2B माइनस, है ना। ये किसमें होंगे, एक्वस, और ये भी क्या होगा, एक्वस। अगर इसकी सोलिबिलिटी S है तो इसकी सोलिबिलिटी उसकी डबल हो जाएगी। तो बताओ KSP क्या होगा, KSP S इंटू 2S का, देखो कंसंट्रेशन ऑफ A+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस का होल स्क्वायर। तो इसकी क्या है वैल्यू, 2S, तो 2S का स्क्वायर, तो आंसर इज 4SQ। क्या हो जाएगा, 4SQ। क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे A3B या AB3 टाइप का, जैसे AlCl3 में टोटल कितने एटम मिलने चाहिए, आयंस मिलने चाहिए 4, तो 4 मिल ही रहा है ना। तो जैसे अगर हम बात करेंगे भाई, जैसे AB3 लिखा है, तो आप इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A+3 प्लस 3B माइनस, ये किसमें है, सॉलिड, और ये किसमें है, एक्वस, और ये भी किसमें है, एक्वस। बताइए अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी होगी, 3S। तो बताओ KSP क्या होगा, S इंटू 3S का Q, 27S की पावर 4। देखिए A2B3 टाइप या A3B2 टाइप, जैसे एग्जांपल से देख लीजिए भाई, अगर लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, टोटल हमारे कितने मिलने चाहिए आयंस, 5 मिल ही रहा है दोनों में, है ना। तो एग्जांपल से जैसे कि अगर मान लो ऐसा लिखा है A2B3 सॉलिड, अगर ये डिसोसिएट होगा तो बोलो क्या देगा, 2A+3 प्लस 3B माइनस 2, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे ये इसका चार्ज इतना होता है, ये तो आपको मालूम ही होता है। अगर इसकी सोलिबिलिटी 2S है तो इसकी सोलिबिलिटी कितनी होगी, 3S, क्योंकि डबल है ना। अगर मान लो ये S होगा, क्योंकि ये तो खत्म होगा, तो ये कितना होगा, 2S, और ये कितना होगा, 3S। सॉलिड का तो लिखना ही नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो बताओ इसकी KSP क्या होगी, 2S की पावर 2 इंटू 3S की पावर 3, 108S की पावर 5। चलिए आज के लिए इतना ही।